हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए 2020 के वेक्टर के प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 6 सितंबर 2020 को आयोजित एनडीए के परीक्षा में वेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था उन सारे प्रॉब्लम का हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने वेक्टर के कॉन्सेप्ट में डॉट प्रोडक्ट तक का ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। तो इस एग्जाम में हम लोग उन्हीं सवालों का अभी डिस्कशन करेंगे जो डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के भीतर का सवाल है। तो आइए, जो हमारा पहला सवाल है वो है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 2i-4j + 5k तथा i-2j - 3k है। तो इसके विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिशों के अदिश गुणनफल का परिमाण क्या है। तो आइए जरा देखते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले ये देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं। तो पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, आसन भुजाएं मतलब होता है लगातार भुजाएं। तो एक भुजा है 2i-4j + 5k, एक भुजा के अलोंग जो सदिश दिया हुआ है वो है 2i-4j + 5k, और जो दूसरी भुजा के अलोंग है वो दूसरी भुजा के अलोंग सदिश जो है वो है i-2j - 3k। ये दिया हुआ है। तो क्या हमसे पूछा जा रहा है, इसके विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिशों। तो विकर्ण को निरूपित करने वाला सदिश कौन है? एक सदिश है db और दूसरा सदिश है ac। तो इसके विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिशों के अदिश गुणनफल, मतलब db, वेक्टर db और वेक्टर ac, यही विकर्ण है। तो इन विकर्णों को निरूपित करने वाले जो सदिश हैं, मतलब ac वेक्टर और db वेक्टर, तो सदिशों के अदिश गुणनफल। तो ac वेक्टर और db वेक्टर का अदिश गुणनफल मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट का परिमाण पूछ रहा है। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया तो मॉड लगा करके उसको हम लोग प्लस कर देंगे, क्योंकि हमसे परिमाण पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, तो AC वेक्टर और DB वेक्टर ये निकालना होगा। एक बात और कि AB जो वेक्टर है और DC जो वेक्टर है, इन दोनों सदिश में AB वेक्टर और DC वेक्टर में क्या संबंध होगा, तो AB वेक्टर और DC वेक्टर दोनों इक्वल होगा, दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि AB का जो डायरेक्शन है और DC का जो डायरेक्शन है दोनों सेम है, क्योंकि AB और DC जो है वो पैरेलल होता है, और AB का जो लेंथ है, AB का जो लंबाई है और DC का जो लंबाई है वो भी बराबर है। तो AB और DC का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए दोनों वेक्टर AB और DC ये इक्वल हो जाएगा। तो इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं, AB वेक्टर = DC वेक्टर = 2i-4j + 5k। ठीक है। अब आइए, BC वेक्टर और AD वेक्टर ये दोनों सेम होगा, क्योंकि BC का जो डायरेक्शन है और AD का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम है, और BC का जो लेंथ है और AD का जो लेंथ है वो लेंथ भी सेम है। तो BC वेक्टर और AD वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों वेक्टर भी सेम होगा। तो BC वेक्टर = AD वेक्टर = i-2j - 3k। तो ये जो दिया हुआ था उसको हम लोग लिख लिए। हम लोगों को चाहिए क्या, तो हम लोगों को AC वेक्टर चाहिए और DB वेक्टर चाहिए। अब हम लोग ये सोचेंगे कि AC वेक्टर कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए पहले A और C को मिलाते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज बन गया ABC। तो त्रिभुज त्रिभुज ABC में जब आप योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे तो कैसे लगेगा, AB + BC, वेक्टर AB + वेक्टर BC = वेक्टर AC। देखिए AB + BC = AC होता है। तो AB वेक्टर के जगह पर क्या होगा, AB वेक्टर के जगह पर होगा 2i-4j + 5k और प्लस BC वेक्टर के जगह पर i-2j - 3k, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC के बराबर। मतलब AC वेक्टर जो है हमारा वो 2i + i, तो ये हो जाएगा 3i -4j - 2j -6j और 5k और -3k,
प्लस 2k। तो AC वेक्टर मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, DB वेक्टर चाहिए। तो यहाँ से D और B को मिलाइए और जो यहाँ त्रिभुज बना ADB, तो इस त्रिभुज में हम लोग योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे तो वहां से हमारा DB निकल जाएगा। इसको पहले नोट करिए। तो अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD में। तो ABD त्रिभुज में आप योग का त्रिभुज नियम लगाइएगा। तो अगर हम लोग इधर से चलते हैं AD, तो AD प्लस DB, वेक्टर AD प्लस BB इज इक्वल टू AD प्लस DB इज इक्वल टू AB। तो AD लिखिए, AD बराबर क्या है, अच्छा हम लोगों को चाहिए वेक्टर DB। तो ऐसा करिए, पहले आप लिखिए DB इज इक्वल टू AD उधर जाएगा तो AB माइनस AD, तो DB इज इक्वल टू AB वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 5k और माइनस AD। तो AD वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा i माइनस 2j माइनस 3k। तो DB वेक्टर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो 2i और माइनस i, 2i माइनस i हो जाएगा माइनस 4j और ये माइनस और माइनस प्लस 2j, तो माइनस 4j प्लस 2j माइनस 2j और 5k और माइनस प्लस 3k, तो 5k प्लस 3k 8k हो जाएगा। तो हम लोगों का वेक्टर AC भी निकल गया और वेक्टर DB भी निकल गया, मतलब दोनों विकर्ण के एलोंग जो सदिश है वो निकल गया। अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि दोनों विकर्णों के एलोंग जो सदिश है उनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, अदिश गुणनफल। मतलब हम लोगों को AC और DB का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो अब इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, AC डॉट DB। तो AC लिखिए कितना है 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट DB कितना है i माइनस 2j प्लस 8k। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो i का कोफिशिएंट यहाँ से और i का कोफिशिएंट यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 3 into 1 3, j का कोफिशिएंट माइनस 6 और j का कोफिशिएंट माइनस 2, तो माइनस 6 into माइनस 2 प्लस 12 और ये 2 है और प्लस 8 तो 16। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31। तो 31 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 31 हमारा ऑप्शन है C। तो इसका आंसर C हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, माना कि बिंदु A स्पेस में स्थित एक बिंदु इस प्रकार है कि मॉड वेक्टर OA इज इक्वल टू 12, मतलब OA वेक्टर का जो मॉड है वो 12 है, जहां O मूल बिंदु है। यदि वेक्टर OA x अक्ष तथा y अक्ष के साथ क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनाता है तो वेक्टर OA का वैल्यू क्या होगा, चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें पहले आप ये देखिए कि हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो वेक्टर OA का वैल्यू कौन होगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर OA को कुछ मान लेंगे। माना वेक्टर OA बराबर जो भी वैल्यू हमसे पूछ रहा है उसको कुछ मान लेते हैं। तो वेक्टर OA बराबर xi प्लस yj प्लस zk मान लिए। अब किसी भी तरीके से x का, y का और z का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये देखना है कि x का वैल्यू कैसे निकलेगा, y का वैल्यू कैसे निकलेगा और z का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मॉड वेक्टर OA का जो मॉड है वो कितना है 12। तो वेक्टर OA का मॉड निकालते हैं। वेक्टर OA का जो मॉड है वो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है। और ये वेक्टर OA का जो मॉड है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12। तो 12 इज इक्वल टू रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जहां कहीं भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा उसके जगह पर हम लोग 12 दे देंगे। अब आइए और इंफॉर्मेशन क्या इसमें दिया हुआ है कि यदि वेक्टर OA एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के साथ क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब वेक्टर OA का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण 45 डिग्री दिया हुआ है और वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारा जो थ्योरी है, जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है, उस थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है, दिक् कोज्या, वो होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, क्योंकि अल्फा क्या है, तो अल्फा सदिश का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है और जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण नहीं दिया हुआ है, तो वो तो गामा ही रहेगा। तो इसके बाद एक हमारा रिलेशन होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा में, उस रिलेशन को हम लोग लिखेंगे। हम जानते हैं क्या है रिलेशन, वो रिलेशन है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है 1। तो अल्फा का वैल्यू है 45 डिग्री, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री रख देंगे। तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब बताइए कि कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ये 1/2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। इसको पहले आप लोग नोट करिए, फिर यहाँ से हम लोग कॉस गामा का वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो यहाँ से cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से 4 माइनस इस 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 को फिर 1 से गुना करेंगे तो -2 माइनस 4 को 4 से डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा, 1 माइनस 1 से गुना होगा तो -1। तो 4 -2 और -1 -3 4 -3 1/4। तो बताइए कि यहाँ से cos गामा इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस माइनस 1/2। तो cos गामा का वैल्यू निकल गया, cos अल्फा का वैल्यू तो यहाँ से आ ही जाएगा, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लोगों का क्या मिला, तो वेक्टर OA का डायरेक्शन कोसाइन DC। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है cos अल्फा, तो डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा, अल्फा बराबर 45 डिग्री, cos बीटा, बीटा का वैल्यू है 60 डिग्री और cos गामा, ठीक है। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos गामा का वैल्यू देखिए यहाँ से हम लोग निकाले प्लस माइनस 1/2, प्लस और माइनस दोनों होगा। तो ये वेक्टर OA का DC निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। और वेक्टर OA का डायरेक्शन कोसाइन का एक फॉर्मूला भी होता है, अगर कोई वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk के रूप में है तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो होता है x/√x² प्लस y² प्लस z², y/√x² प्लस y² प्लस z² और z/√x² प्लस y² प्लस z²। तो इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ वेक्टर OA बराबर हम लोग क्या माने हैं, वेक्टर OA बराबर हम लोग माने हैं xi प्लस yj प्लस zk। तो वेक्टर OA का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, वेक्टर OA का डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला से क्या होगा, तो x/√x² प्लस y² प्लस z², y/√x² प्लस y² प्लस z²,
और यहाँ से z बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई, अब बताइए कि आपका जो समीकरण 1 था उस समीकरण 1 में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना था 12, y बाई 12 z बाई 12 कहाँ से आया तो समीकरण 1 से। अब आप ये बताइए कि वेक्टर OA का DC ये भी है और वेक्टर OA का DC ये भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 1 बाई रूट 2 गुना होगा x बाई 12 से, इक्वेट कर सॉरी 1 बाई रूट 2 इक्वल होगा x बाई 12 के, तो x बाई 12 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, तो x इज इक्वल टू ये 12 ऊपर जाएगा 12 बाई रूट 2, 12 बाई रूट 2, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 बाई रूट 2, तो ये रूट 2 से जो 2 है वो रूट 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 6 रूट 2, तो इसका मतलब कि x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो y वाले को हम लोग इक्वल करेंगे 1 बाई 2 इक्वल होगा y बाई 12 से, तो y बाई 12 इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो y इज इक्वल टू ये 12 उधर जाएगा और कटेगा तो 6 टाइम्स में, और z वाला को इक्वल करिए तो z बाई 12 ये इक्वल होगा प्लस माइनस 1 बाई 2 से, तो यहाँ से सॉल्व करेगा तो z इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6। इसका मतलब कि हम लोगों को x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया और z का वैल्यू भी मिल गया। तो अब जो हमारा वेक्टर OA है वो क्या हो जाएगा, क्या था हमारा xi, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 रूट 2, तो 6 रूट 2 i प्लस yj तो 6j और z का वैल्यू है प्लस माइनस 6k, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 रूट 2 i प्लस 6j प्लस माइनस 6k। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखें कि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके और एक सवाल बनाया, जैसे इसमें हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट लिया, इसके अलावा मॉड का कॉन्सेप्ट लिया, मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो 2 कॉन्सेप्ट को मिला करके और एक सवाल बना दिया, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है यदि a कैप जो है वो एक इकाई सदिश को डिनोट करता है, तो यदि a कैप xy तल में स्थित एक इकाई सदिश है, यहाँ लिख भी दिया है कि इकाई सदिश है जो धनात्मक x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो वेक्टर a बराबर क्या होगा। जस्ट उसी के तरीके का सवाल है जैसा हम लोगों ने पिछला सवाल देखा था। तो यहाँ पर जो वेक्टर a है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यह दिया हुआ कि वेक्टर a जो है वो xy तल में स्थित एक इकाई सदिश है, मतलब वेक्टर a जो है वो कहाँ स्थित है xy तल में। अब कोई भी वेक्टर अगर xy तल में स्थित होता है तो उस वेक्टर का जो z कंपोनेंट होता है, जो उसका z घटक होता है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर xy तल में स्थित होता है तो उस बिंदु का जो z नियामक है वो 0 होता है, ये आपको याद रखना होगा। और अगर कोई बिंदु yz तल में स्थित है तो yz तल में स्थित बिंदु का x नियामक 0 होगा और xz तल में स्थित बिंदु का y नियामक 0 होगा। तो यहाँ जो सदिश है तो वो सदिश जो है वो किस तल में स्थित है xy तल में। तो पहले हम लोग वेक्टर को कुछ मानेंगे, माना वेक्टर a इज इक्वल टू, तो ये xy तल में स्थित है इसलिए इसका z नियामक नहीं होगा, z कंपोनेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग मानेंगे xi प्लस yj। अब ये कैसा सदिश है, किसी भी तरीके से हम लोग को x और y का वैल्यू चाहिए, तो ये कैसा सदिश है इकाई सदिश। तो इकाई सदिश है तो इसका मतलब कि इसका मॉड कितना होगा, मॉड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। मॉड बराबर होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर भी होता है, तो जेड इसमें नहीं है तो इज इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चल के जहां कहीं भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा उसके जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे। अब आइए, अब ये जो वेक्टर है यह वेक्टर एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ अल्फा बराबर क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि थ्योरी में जो अल्फा होता है वो किसी सदिश का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण होता है। तो इस सदिश का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है, इस सदिश का वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस बीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, चलिए ठीक है। और इस सदिश का जेड अक्ष के साथ बनाया गया जो कोण है वो गामा होता है।
तो अगर कोई सदिश xy तल में स्थित है, जैसे इस मार्कर को अगर एक सदिश माना जाए और ये सदिश अगर xy तल में स्थित है, ये xy तल है, इस बोर्ड को अगर xy तल माना जाए तो ये सदिश अगर xy तल में स्थित है तो इस सदिश का z अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना होगा। तो z अक्ष जो है वो कैसे होगा, z अक्ष जो है वो इस तरीके से होगा, xy तल पर लंबवत होता है। तो मान लेते हैं कि अगर ये मार्कर z अक्ष है तो z अक्ष देखिए कुछ इस तरीके का होगा। तो z अक्ष जो है वो इस ये मार्कर और ये मार्कर ये z अक्ष है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है, वो 90 डिग्री है। अब ये वेक्टर किसी रूप में रहे, जैसे कोई बोले नहीं कि नहीं ये वेक्टर इस तरीके से रहेगा, तो अगर ये इस तरीके से है तो भी ये z अक्ष के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री ही बनाएगा। इसका मतलब कि हर हाल में xy तल में जो स्थित सदिश है वो सदिश z अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो गामा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग बीटा निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अल्फा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बीटा, बीटा का वैल्यू नहीं पता है, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos 90 का वैल्यू होता है 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ये 3/4 उधर जाएगा तो 1 - 3/4, 4 - 3 1/4। तो यहाँ से भी जो cos बीटा का वैल्यू हम वो निकालेंगे, तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। इसका मतलब कि cos बीटा का वैल्यू कितना निकला, तो प्लस माइनस 1/2। इसको नोट करिए। चलिए तो अब जो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कितना होगा, तो वेक्टर ए का डीसी, तो ये कितना होता है cos अल्फा, तो cos अल्फा का वैल्यू है 30 डिग्री, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, गामा का वैल्यू है 90 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और cos बीटा का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, प्लस माइनस 1/2 और cos 90 का वैल्यू ये 0 होता है। तो वेक्टर ए का डीसी ये निकला। और अब फॉर्मूला के हिसाब से वेक्टर ए का डीसी क्या होगा, वेक्टर ए को हम लोग क्या माने हैं, xi + yj, तो इसका डीसी होगा x/√x² + y² और y/√x² + y²। तो वेक्टर ए का डीसी ये क्या होगा, तो x/√x² + y², y/√x² + y², और अगला होता है z/, तो z का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से एक काम और करते हैं हम लोग, इज इक्वल टू x/, और समीकरण 1 से √x² + y² का वैल्यू है 1, तो x/1 y/1 और 0, ये कहां से आया, तो ये आया समीकरण 1 से। अब आप ये बताइए कि वेक्टर ए का डीसी ये भी है और वेक्टर ए का डीसी ये भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि x/1 मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 y/1 मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 और ये 0 इज इक्वल टू 0 तो ये है ही। तो इसका मतलब कि वेक्टर ए बराबर हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने वेक्टर ए बराबर माना था xi + yj, तो x का वैल्यू हो जाएगा √3/2 i + yj, y का दो वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 1/2j। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए बराबर √3i + j/2 भी होगा और इसका वैल्यू √3i - j/2 भी होगा। तो जो ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए।
लेकिन जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन में यह दिया हुआ है कि इसका एक ही आंसर है। तो इस हिसाब से इसमें तो आंसर दोनों होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आंसर दोनों होना चाहिए, प्लस वाला भी होना चाहिए और माइनस वाला भी होना चाहिए। इसको नोट करिए। तो आज के इस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने वेक्टर के उसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने डिस्कस किया जो डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट तक आधारित था। इसके अलावा अभी एक टॉपिक का इसमें थ्योरी अभी बाकी है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। और इस एग्जाम में जो 6 तारीख को एग्जाम आयोजित हुआ था, 6 सितंबर 2020 को, तो इस एग्जाम में वेक्टर से कुल 5 क्वेश्चन था, टोटल 5 क्वेश्चन था, जिसमें 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और जो और 2 क्वेश्चन है जो डिस्कस हम लोग नहीं किए वो क्रॉस प्रोडक्ट और समतलीय, 3 वेक्टर के समतलीय होने का जो कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो जब वो थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग उन दोनों प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरीके से जो भी टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होगा, जो भी टॉपिक हम लोग का खत्म होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड एनडीए का प्रॉब्लम और जी मेंस का प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम मैं आपको इसी तरह से सॉल्व कराता रहूँगा। और इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी आपसे बनवाऊंगा जो इससे रिलेटेड होगा। जो अगर कोई भी स्टूडेंट इस टाइप का के प्रॉब्लम पे अगर प्रैक्टिस कर लेता है, जो एनडीए का सवाल है या जो जी मेंस का सवाल है, उस टाइप के सवाल पे अगर कोई भी स्टूडेंट को प्रैक्टिस करा दिया जाए तो फिर स्टूडेंट बड़ी आसानी से उस सवाल को बना लेता है। तो मैं प्रयास यही करूँगा कि मैं आपको कुछ उस तरीके का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूँ जो जिससे कि इस टाइप के एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का हम लोग और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।